बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। आज इन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का टेस्ट मैच जारी है और सेकंड इनिंग्स में 278 पे 9 आउट कर दिए हैं पाकिस्तान ने श्रीलंका के। वो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में हैपनिंग है। एशेज़ का भी आगाज़ हो चुका है 4 टेस्ट का। सबसे बड़ी अपडेट ये कि 130 पे ऑल आउट कर दिया हमने और 131 का टारगेट है। कैसे देखते हैं इस टोटल को? बड़ी गुड न्यूज़ है। पहले तो बड़ी मैं बताता चलूँ, आप 150 का कह रहे थे, बड़ा मुश्किल ये 150 मेरा लिए तो मैं सोच रहा था अगर 150 से ऊपर हो गया शायद फोर्थ इनिंग्स में श्रीलंका के कंडीशंस में बॉलिंग पिच है, स्पिनिंग है, फोर्थ इनिंग्स तक वैसी पिच पे बहुत ज़्यादा वेर एंड टेयर हो जाता है। तो उस सूरत हाल में 150 प्लस चेज करना, वैसे भी हिस्टोरिकली हमारा कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा फोर्थ इनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बड़ा क्रूशल था कि 150 से नीचे रिस्ट्रिक्ट करें। गुड न्यूज़ ये है कि शाहीन ने आती उनकी टेल को क्लीन कर दिया है और अब एक ऐसा टारगेट है जो उम्मीद है हमारे बैट्समैन आसानी से अचीव कर लेंगे। जी अबूबकर, आप बताइए कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को और ख़ास तौर पे नुमान अली की परफॉर्मेंस को? हमने देखा कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट लेस रहे, बट सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएट किया और हमने देखा कि शुरू में ही उन्होंने विकेट लेके दी। देखिए, आज का पहला सेशन तो यकीनन नुमान अली के नाम था। वो 4 आउट आपने किए उस सेशन में, 3 आउट आपको उसमें नुमान ने करके दिए। टॉप ऑर्डर को अगर उड़ाया है, फरकच्चे उड़ाए हैं श्रीलंका के, तो वो शायद इस बार क्रेडिट जाता है नुमान को। जिस तरह पहली इनिंग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी का पहला स्पेल था जिसने उनको एक बहुत बड़ा टोटल सेट करने में नाकामी हुई थी श्रीलंका को, और दूसरी इनिंग में भी यही हुआ। एक पार्टनरशिप ज़रूर लगी है, 7वें विकेट की ऑलमोस्ट 76 रन की वो पार्टनरशिप थी। धनंजय आज भी बहुत खूबसूरत खेले देखें जी, 82 रन उनकी दूसरी इनिंग में भी है, तो वो यकीनन पाकिस्तान को अगले टेस्ट मैच के लिए धनंजय के लिए को प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर चैंपियनशिप जो हुई थी 2 मैचेस उसके अंदर भी धनंजय ने सेंचुरी की थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान के खिलाफ वो अच्छा खेलते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टेस्ट के लिए हमें कम से कम धनंजय के खिलाफ एक प्लान बनाना पड़ेगा। जी मैं आपको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। आप बताइए, जनरली देखा कि स्पिनर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जैसे मेंडिस का कल हमने देखा उन्होंने 5 आउट किए, जयसूर्या ने उनकी तरफ से 3 आउट किए, हमारे नुमान अली ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बट इब्रार वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके जो पहली इनिंग में। कैसे देखे ओवरऑल आप? डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं कि बहुत ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि ऑल आउट हो गए हैं 130 पे। ऑब्वियसली धनंजय डिसिल्वा की हम बात कर रहे थे, वो डेंजर मैन है श्रीलंका की तरफ से पाकिस्तान के लिए। जब तक वो थे क्रीज पे और पिच पे बैटिंग कर रहे थे तो हमारे लिए डेंजर ही था। तो शाहीन शाह अफरीदी ने उनकी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ख़तरनाक विकेट उठाई पाकिस्तान के लिए और इसी तरह पाकिस्तान को ड्राइविंग सीट में डाल दिया है इस टेस्ट मैच में। और स्पिनर्स की हम बात करें तो हमारी तरफ से नुमान अली, जैसे अबू बकर ने भी कहा कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी स्टार्ट दे दी थी इस इनिंग्स में, अच्छी अर्ली विकेट्स लेकर श्रीलंका के खिलाफ। और ऑब्वियसली स्पिन फ्रेंडली पिच है, तो इस पे अपने स्पिनर्स का फ़ायदा उठाना और उनको पूरी तरह इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था। शाहीन शाह अफरीदी ने पहली इनिंग्स में किया, अभी हमने नुमान अली की तरफ से देखा और शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज़रूरी विकेट उठाई। मैं इसका फिर से ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी। तो आई थिंक अब ऑब्वियसली क्योंकि इतना बड़ा टोटल ऑब्वियसली चेज़ करने के लिए हमारे पास नहीं है, तो होपफुली अगर पाकिस्तान सही तरह बैटिंग करेगी तो होपफुली ये पहला टेस्ट हम होपफुली अच्छी बैटिंग करेंगे। ये तो एक अभी 1.5 दिन भी है ऑलमोस्ट हमारे पास है। सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो साउथ शकील की है। कई रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए और ब्रैडमैन की जो एवरेज का रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करने के बहुत करीब थे। 98 की एवरेज के साथ 10 इनिंग्स के अंदर उनका टोटल आ चुका है। साउथ शकील की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सा पैकेज देखा। डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाएं तो एक ऐसा प्लेयर, अगर आप मिडल ऑर्डर की खासतौर पे बात करते हैं तो हमेशा ग्रेट मियादाद की बात की जाती है, इंजमाम की बात करते हैं, यूसुफ और यूनुस भी ओबियसली लिस्ट में आते हैं, बट इनकी बात इसलिए हम रिलेट करते हैं क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इसके जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लेता हूँ, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से। साउथ शकील के हवाले से हमने बात की कि उसकी यूनिकनेस ये है कि मिडल ऑर्डर में आके एक तो रन्स करना और सबसे अच्छी चीज़ ये कि टेल को अपने साथ खिलाना। और जो मैंने बात की कि ग्रेट जुवेद मियादाद के अंदर एबिलिटी थी, इंजमामुल हक के अंदर हमने ये एबिलिटी देखी। कैसे देखा परफॉर्मेंस को? देखिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। जिस स्टेज पे वो आए तब 101 पे 5 आउट हो गए थे और हमने इस पिच पे, इस टेस्ट मैच में ट्रेंड देखा है कि जिस बैट्समैन ने पिच पे सर्वाइव करने की कोशिश की है वो नाकाम हुआ है, लेकिन जिस बैट्समैन ने कोशिश किया है कि वो इनिशिएटिव ले और बॉलर्स को बैकफुट पे जा रहे अटैकिंग क्रिकेट खेले, वो कामयाब रहा है। अब साउथ शकील की इनिंग्स भी इसी तरह ही है। उन्हें जो साथ सपोर्ट मिला सलमान आगा का, उस सारी पार्टनरशिप ने पूरे गेम का मोमेंटम ही
ऑल टुगेदर शिफ्ट कर दिया। उससे पहले जब 101 पे 5 आउट थे, पाकिस्तान बड़ा ट्रबल में था, लग रहा था कि पता नहीं एक हम बड़ी लंबी लीड शायद श्रीलंका को देंगे, लेकिन उन्होंने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेली। उनकी जो पार्टनरशिप थी, दैट वाज द डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट इन दैट मैच। और क्रेडिट टू द लोअर मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान। हमें देखने को आया कि पिछले जो टेस्ट हुए हैं उसमें लोअर मिडिल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का, या लोअर ऑर्डर है, टेल है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो अपनी विकेट्स चीपली दे देते। अब कल हमने जो ट्रेंड देखा है साउथ शकील की इनिंग्स में, बेशक जो साथ नसीम शाह थे या नुमान अली आए या शाहीन शाह आए, उन्होंने पिच पे इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन वो पिच पे खड़े रहे। जब वो पिच पे खड़े रहे तो दूसरी तरफ साउथ शकील के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी शॉट्स खेलते, स्कोर करते। और इवन आप देखें जो पार्टनरशिप थी नसीम शाह और साउथ शकील की, दैट वाज फॉर ऑफ 94 रन्स, लेकिन उन 94 रन्स में नसीम शाह के सिर्फ 7-8 स्कोर, 6 रन। तो आप अंदाजा करेंगे कितनी जो हैवी लेफ्ट, उन्होंने भी बड़ा अच्छा अपना रोल प्ले किया। अब अगर आपको भी मैं शामिल करूंगा, हमने जो साउथ शकील की अच्छी चीज़ ये देखी कि इनका जो डेब्यू हुआ ओडीआई में हुआ और ग्रूम होते चले गए, और बहुत से लोगों का मानना ये था, मेरा खुद इसमें मैं एंडोर्स करता हूँ हमेशा, कि ये एक ऐसा बैट्समैन है जो आपके दोनों फॉर्मेट के लिए आपकी अवेलेबिलिटी रखता है। आल्दो कि हम बड़ी हिटिंग हम देखते हैं हारिस सुहेल की भी ओडीआई के अंदर जो आके ऑब्वियसली करते हैं, इनके अंदर यही एक चीज़ थोड़ी सी लैक करती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह के रिकॉर्ड इन्होंने बना छोड़े हैं, हाईएस्ट रन गेटर इस पोजीशन पे आके बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए श्रीलंका में, एवरेज के लिहाज से ब्रैडमैन के बाद सेकंड नंबर पे ये आ चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो दोनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को सर्व कर सकता है? देखिए, मुझे तो अभी तक ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा लॉट के अंदर सबसे अंडररेटेड प्लेयर है, जिसको हमने कभी ज़्यादा रेट किया नहीं, लेकिन उसने अपनी मेहनत से डोमेस्टिक के अंदर रन्स के अंबार लगाने के बाद टीम में जगह पाई है। देखिए, उसने डोमेस्टिक का वो बड़ा तगड़ा प्लेयर है, उसने अंडर 19 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, डोमेस्टिक को पूरा टाइम दिया, 4 डे क्रिकेट को पूरा टाइम दिया। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 4 डे क्रिकेट को, डोमेस्टिक को इतना ज़्यादा हाईली रेट नहीं करते या उसमें पार्टिसिपेट करना को ज़्यादा पसंद नहीं करते, 1-2 मैचेस खेलते हैं ज़्यादातर। प्रॉब्ली एक ये इफ्तिखार और नवाज 2-3 नाम आएंगे जो कंटिन्यूसली सारा डोमेस्टिक खेलते हैं, बाकी तो खेलना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। और साउथ शकील पिछले 5 साल से अगर डोमेस्टिक का आप सारा रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि टॉप 5 बैटर्स के अंदर हर साल वो फॉल करते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और यही एक रीज़न है कि उन्होंने, आप देखिए 101 पे 5 थे, फिर 177 की एक पार्टनरशिप लगी सलमान अली आगा के साथ, फिर 52 रन की पार्टनरशिप नोमान के साथ, और फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि 94 रन की पार्टनरशिप नसीम शाह के साथ। अब यहाँ पर प्लेयर की कैपेबिलिटी का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जब वो 94 रन की एक टेल एंडर के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और टेल का सिर्फ 6 स्कोर है, तो रन्स निकाले उसने, हालांकि 6 फील्डर्स तकरीबन उन्होंने दायरे से बाहर रखे हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने रन्स क्रिएट किए हैं। तो ये एक बहुत ही गुड साइन है पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर के अंदर, मतलब जो एक ऐसे बैटर की जरूरत थी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे ख्याल में, अभी हम बात कर रहे हैं साउथ शकील की कि उन्होंने बहुत अच्छा जा रहे हैं अभी तक कैरियर, बहुत थोड़े टेस्ट खेले हैं, लेकिन जितने भी टेस्ट खेले हैं उनका जो एवरेज है बहुत हाई है। लेकिन इस बात को हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि उनके जितने भी टेस्ट हैं फिलहाल सब कॉन्टिनेंट में है। जब तक वो इंग्लैंड की पिचेस पे जेम्स एंडरसन जैसे बॉलर के खिलाफ, या ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस के खिलाफ, या साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड में किया था 50, अपने दूसरे मैच में 50 की, लेकिन तो जब तक कंसिस्टेंटली वो रेगुलरली इन पिचेस पे इस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देंगे, हमें उनको डॉन ब्रैडमैन, अभी हमें जरा ना एक्सपेक्टेशंस को हमें मैनेज करना चाहिए। ऑब्वियसली एक प्लेयर को बनने में टाइम लगता है, जैसे हमने साउथ शकील की बात की है, सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं। महक, आप भी जरा इसमें अपना इनपुट जरूर दीजिएगा इस परफॉर्मेंस का, क्योंकि एक साल से हम कोई टेस्ट मैच जीते नहीं थे, और लास्ट टाइम यहाँ ही हमने एक साल पहले मैच जीता था और 350 चेस किया था। कैसे लगता है कि अब 131 का टारगेट है, क्या पाकिस्तान टीम इजीली चेस कर पाएगी? होपफुली तो मैं तो यही चाहूँगी, ऑब्वियसली सारे यही चाहेंगे कि वो अच्छी तरह चेस कर पाए। हम साउथ शकील की बात कर रहे हैं तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि वो मैन ऑफ द मोमेंट है, मेरे लिए वो ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच हैं। आई थिंक जिस तरह उन्होंने हमें परफॉर्मेंस दिखाई है, उनमें आपको कैपेबिलिटी नज़र आ रही है जो बहुत अरसे से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था पीसीबी, और अब फाइनली। और आप देखें, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक ऐसा प्लेयर जिसको पता है कि उनकी परमानेंट पोजीशन नहीं है टीम में, यानी कि वो चीज़ एट स्टेक है, लेकिन फिर भी वो उस प्रेशर के साथ भी आकर उन्होंने कुछ ही इनिंग्स ऑब्वियसली खेली अभी पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड के लिए, और उसी में वो परफॉर्म
करते जा रहे हैं और अभी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। तो मैं कहूँगी कि मुझे वो बहुत ही कंप्लीट बैटर ओवरऑल एक एथलीट भी लगते हैं, क्योंकि उनके पास वो मेंटल रेजिलियंस भी है। इस तरह की टफ कंडीशंस में उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया था बहुत ही ज़रूरी टाइम में, मुझे लगता है कि इनके कैरेक्टर एज एन एथलीट के बारे में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इनके पास वो पैशन, वो ड्राइव, वो मेंटल रेजिलियंस भी है। और ऑब्वियसली उनकी बैटिंग में तो हम देखते ही हैं कि उनके पास कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है एज अ बैटर टू। उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने स्वीप शॉट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और मुझे स्वीप शॉट बहुत पसंद है। और ऑब्वियसली इन पिचेस पे स्पिनर्स के अगेंस्ट स्वीप शॉट बहुत इफेक्टिव रहती है, बहुत काम करती है। और जैसे अबू बकर ने कहा कि ये बहुत मेहनती हैं, उन्होंने बहुत अरसे से मेहनत की है। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा, उधर भी वो बहुत ज़्यादा सेंचुरीज बना चुके हैं, 16 फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक सेंचुरीज बना चुके हैं। तो आई थिंक उनके लिए जितना हम प्रेज करेंगे ऑब्वियसली जिस तरह हम बात की आई डोंट थिंक अभी इस वक्त काफी होगा। जो डोमेस्टिक को वैल्यू देता है फिर उसको रिजल्ट भी नजर आता है। थोड़ी सी बात हम एशेज पे भी करते हैं। एशेज के हवाले से देखें तो इंग्लैंड ने आज फिर एक टॉस जीत के उनको बैटिंग दी और हमने देखा कि 78 पे 2 आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। कैसे देख रहे हैं? 2 चेंजिंग भी इसमें हमने देखा। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक चेंजिंग की, उन्होंने मर्फी की जगह पे ग्रीन को ऐड किया और उन्होंने एंडरसन को दोबारा से चांस दिया रॉबिन्सन की जगह पे। तो क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन उनका ठीक था टॉस जीत के उनको बैटिंग देने का? क्योंकि ओबियसली जो क्लाइमेट है उधर का आपको लगता है कि वो हमें क्लाउडी होगा, और जो मैनचेस्टर की जो ट्रेडिशन भी यही देखा कि पहले 1-2 दिन बॉल काफ़ी सीम और स्विंग करता है। तो डिसीजन के बारे से कैसे? देखिए, फैसला टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का बिल्कुल ठीक फैसला था। मैनचेस्टर का हिस्टोरिकली भी ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम जो रहा है उसमें क्लाउड कवर भी रहता है, ओवरकास्ट कंडीशन होते हैं, बारिश भी ऑन एंड ऑफ होती रहती है। तो इस तरह, और पिच भी इसी तरह की होती है कि सीमर्स को एडवांटेज होता है। इवन आप दोनों साइड्स की लाइन देख लें, दोनों का बड़ा पेस हैवी बॉलिंग लाइनअप है। इंग्लैंड की तरफ से एंडरसन है, ब्रॉड है, वोक्स है, वुड है, 4 रिकग्नाइज फास्ट बॉलर है। स्पिनर कोई फ्रंट ऑलराउंडर है एज अ फ्रंटमैन स्पिनर नहीं खिला रहे कोई जो हो। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के पास भी 3 जो है, कमिंस है, हेजलवुड है, स्टार्क है, और एज 2 उनके जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, ग्रीन है और मिचेल मार्श है। तो दोनों जो टीमें हैं वो अपनी फास्ट बॉलिंग पे ही रिलाई कर रहे हैं। इस लिहाज से फैसला तो ठीक था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उन्होंने पूरी तरह से कंडीशंस पे कैपिटलाइज किया है कि नहीं। मेरे ख्याल में नहीं। जिस तरह आपको ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह ये कंडीशंस है, आपको अर्ली ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट्स नहीं, आपको चाहिए कि 2-3 कम से कम 3-4 विकेट्स निकालते और इसको अंडर प्रेशर लाते ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि दिस इज अ मस्ट विन गेम फॉर इंग्लैंड इफ दे आर टू स्टे इन दिस सीरीज। तो इस लिहाज से शायद बेहतर कैपिटलाइज कर सकते हैं। अच्छा बकर, हमने देखा कि जब तक लाइन खेल रहे थे तो हमने उसका इम्पैक्ट देखा, और जितना वो सीजन बॉलर है, 100 कंसेक्टिव मैच भी खेले उन्होंने, और जिस तरह की परफॉर्मेंस हर तरह की दुनिया के पिचेस के ऊपर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। जबकि कंपैरिजन में इंग्लैंड की तरफ देखते हैं तो वो तीनों मैचेस के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो लैग कर रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। अब दोनों टीम की तरफ हमें नज़र आ रहा है कि कोई स्पिनर परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि इंग्लैंड थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा नेथन लाइन के इंजर होने के बाद, क्योंकि वो एक ऐसे इम्पैक्टफुल बॉलर हैं जिनको विकेट की ज़रूरत नहीं, पिच की कंडीशन की ज़रूरत नहीं रहती। वो एशियन कंडीशन में आते हैं तब अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो अगर फास्ट बॉलर्स की कंडीशंस उनको मिलती हैं तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और क्रूशल विकेट्स ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली एज ज़रूर होगा इंग्लैंड को। बट इंग्लैंड को अब एक नया, जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री बनानी है। उसके लिए कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी टीम पहले 2 मैचेस हारने के बाद सीरीज जीत गई हो। तो लेकिन इंग्लैंड की इस वक्त मेरा ख्याल है कि सोच यही होगी, और जिस तरह का बेन स्टोक और ब्रेंडन मैकैलम की माइंडसेट है, जो उनकी सोच है, वो तो कोशिश ही करेंगे कि ये मैच जीतें और फिर फाइनल की तरफ जाएं। अब रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हो रही है। अब आप ये देखें कि ऐसा नहीं होता कि किसी मौके पे लग रहा हो कि मैच ड्रॉ ऑन है। सही। दोनों टीमों की जो 100% सिमत है वो बड़ी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इस वक्त भी अगर 2 आउट हुए हैं तो वो 4 के रन रेट के साथ एक मुश्किल विकेट के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर डोमिनेट कर सकते हैं, वो रन्स बना रहे हैं। क्रिकेट का ऑल टुगेदर चेंज कर दिया, और ऑब्वियसली यही इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो रहा है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके दीगर स्पोर्ट्स के बारे में करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। आज से हम आप लोगों के लिए एक ख़ास सेगमेंट लेके आए हैं जिसका नाम ही ख़ास आपके लिए है, क्योंकि ये शो भी आप लोगों का है और आप लोगों की सजेशन और फीडबैक से ही हम कोशिश करते हैं कि इसको इम्प्रूव भी किया जाए। इसमें हम आप लोगों के क्वेश्चन लिया करेंगे ओबियसली, और ओबियसली जो क्वेश्चन होंगे हमारे एक्सपर्ट जो हैं किसी एक पर्टिकुलर से भी जान सकते हैं या जनरल भी पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन भी देना चाहें तो ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप दे सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी
कि आप लोगों को अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें शेयर करें और हम हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो उसका आंसर करेंगे। तो मेरा ख्याल है आज से शामिल करते हैं लोगों को। जी प्लीज़, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि हमें वीडियो मैसेज सुनाया जाए जो भी हमारे से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उस हवाले से, ताकि हमारे एक्सपर्ट आंसर कर सकें। मेरा सवाल ये है कि अलकारीज ने पहली दफ़ा टाइटल अपने नाम कर लिया है और इसके साथ ही साथ टेनिस में जो है बिल्कुल जो है टूट चुका है। तो डू यू गाइस सी अ न्यू स्टार इन मेकिंग? ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि महक का ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमारी टेनिस प्लेयर भी है और हमारी टीम मेंबर भी है। महक जी प्लीज़ बताइएगा कि न्यू स्टार इन मेकिंग हमें नज़र आ रहा है और लगता है जो एक फैबुलस 4 की बात की जाती थी उनका एरा ख़त्म हो चुका है। देखें, डेफिनेटली न्यू स्टार बिल्कुल ही पैदा हुआ है। न्यू स्टार इज़ बॉर्न। कार्लोस अल्काराज सिर्फ 20 साल के हैं। उन्होंने ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है जो लिटरली जितने भी टेनिस प्लेयर्स हैं इस वक्त वो सारे एम करते हैं कि वो यही अचीव कर सकें। वो है नोवाक जोकोविच को हराना। आई मीन नोवाक जोकोविच खुद इतने बड़े लेजेंड हैं गेम के ही, बल्कि ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। और अगर हम बिग 4 की बात करें तो उसमें रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे हैं। एंडी मरे को इसलिए उसमें इंक्लूड किया जाता है क्योंकि वो उनके साथ ही सेमीफाइनल्स और फाइनल्स और विंबलडन भी जीत चुके हैं, लेकिन फिर उनकी इंजरी हो गई थी। अब उनके पास मेटल हिप है और मेटल हिप के साथ वो आके अभी भी खेलते हैं। उस तरह ऑब्वियसली जीत नहीं सकते क्योंकि आप मेटल हिप के साथ उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनके मैचेस लोग बहुत। तो मैं आपको लगता नहीं ये फ्रस्ट्रेशन नजर आई जोकोविच की, 24 अपना ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए और फ्रस्ट्रेशन भी नजर आया और फाइन भी हुआ उन्हें। हाँ देखें, अगर वो ये ग्रैंड स्लैम जीतते तो अब ऑलरेडी वो मेंस में लीडिंग ग्रैंड स्लैम विनर हैं। राफेल नडाल के 22 हैं, नोवाक जोकोविच के 23। अगर वो ये ग्रैंड स्लैम जीते तो फिर वो मार्गरेट कोर्ट का जो रिकॉर्ड है 24 ग्रैंड स्लैम्स का उसको इक्वल कर देते। अभी वो सेरेना विलियम्स के साथ इक्वल बैठे हुए हैं। लेकिन कार्लोस अल्काराज की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने भी ये कहा है और जितने भी लोग टेनिस को देखते हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इतना कंप्लीट प्लेयर इतनी यंग एज में हमने अभी तक कभी नहीं देखा। जब राफेल नडाल भी थे, रॉजर फेडरर भी थे, नोवाक जोकोविच भी थे, वो 20 साल की उम्र में इतने कंप्लीट, जिस तरह की उनकी पावर है, जिस तरह वो हिलते हैं कोर्ट पे, पावर और उनके स्ट्रोक्स हैं वो फेडरर की तरह हैं। जिस तरह वो कोर्ट पे हिलते हैं वो राफेल नडाल की लोगों को उनकी याद आती है। या अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी ले लें फुटबॉल पिच पे, वो उस तरह ही उनकी तरह इतने क्विक और फास्ट हैं। तो मेरा ख्याल है चेस पाकिस्तानी टीम कर रही है और होपफुली हमारी टीम कल विक्ट्री हासिल करेगी और हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं जी, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।